कुशीनगर राज्य के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में अशोक नाम का एक किसान अपनी विधवा माँ और जवान बहन राधा के साथ रहा करता था। एक दिन अशोक की माँ अशोक से बोली, राधा अब जवान हो गई है, अब उसके विवाह की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अरे चिंता मत करो माँ, मैं दिन रात मेहनत इसीलिए करता हूँ, केवल और केवल इस वजह से कि मेरी बहन राधा का विवाह बड़े धूमधाम से कर सकूं। अरे तुम देखना माँ, मैं अपनी बहन राधा का विवाह इतने धूमधाम से करूंगा ना कि पूरा गांव वर्षों तक याद रखे। हाँ। इतना बोलकर अशोक जैसे ही घर से बाहर निकला, उसे गांव का मुखिया मिल गया जो कहीं जा रहा था। अरे मुखिया जी राम राम, क्या हुआ? इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हैं आप? क्या बात है? अरे तुमको नहीं मालूम अशोक भाई, हमारे गांव के जंगल से एक साधु महाराज पधारे हैं। कहते हैं कि बड़े ही विद्वान साधु हैं। अरे मुखिया जी, ये गांव वाले ना बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। अरे जहाँ कहीं कोई साधु बाबा दिखा नहीं, भले ही वो ढोंगी हो, दौड़ पड़ते हैं उसके पीछे। हे अशोक, तुम ऐसी बातें करने से बचो, फालतू की बात ना किया करो। देखो साधु लोग बड़े ज्ञानी होते हैं। गांव में कितने ही लोग बीमार थे, उनकी परेशानियां यह साधु बाबा लोगों ने ही दूर की है। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो ना, बुराई क्या है मिलने में। आप चाहे तो जाइए मुखिया जी, मैं तो पहले अपने खेत का काम निपटाऊंगा, उसके बाद अगर समय मिला तो ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा दर्शन करने के लिए। इसमें मेरा क्या नुकसान होगा? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो तुम अपना काम वाम निपटा के आ जाना। ठीक है, चलो मैं जाता हूँ। इतना कहकर मुखिया चला गया। अशोक खेत की ओर बढ़ गया। शाम होते होते अशोक अपने घर लौटते हुए स्वयं से बोला, हाँ क्यों ना, एक बार साधु बाबा से मिल ही लिया जाए। अरे देखें तो सही कौन है ये साधु महाराज जिनके दर्शन करने के लिए पूरा गांव मड़ पड़ा। अशोक साधु के पास पहुंचा जहां लोग उनके आसपास बैठे थे। बलिदान मनुष्य के लिए कभी अच्छा होता है और कभी कभी यह उसे संकट में भी डाल सकता है। महाराज, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। एक ओर आप बलिदान को अच्छा बता रहे हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि यही बलिदान कभी कभी संकट में भी डाल देता है। ये कैसी बात हुई महाराज? अशोक, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। सोचो, एक ओर तुम्हारे पास तुम्हारा एक मित्र है और दूसरी ओर एक खजाना। तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति हो कि यदि तुम खजाना चाहते हो तो तुम्हें अपने मित्र का बलिदान करना होगा। बताओ तुम क्या चुनोगे, खजाना या फिर मित्र? यह तो बड़ा ही आसान सा सवाल है साधु महाराज, खजाना ही चुनूंगा। खजाना तो परिवार के सारे काम हल कर सकता है ना, मित्र का क्या है? हे अशोक, तुम साधु महाराज का अपमान कर रहे हो। तुम बीच में मत बोलो मुखिया जी, ये हमारा और इस युवा का व्यक्तिगत संवाद है। सच कहूँ तो खजाना मेरे परिवार के लिए अधिक लाभकारी है, मित्र से तो कहीं ही ज्यादा। तो तुम इस बात को इतना आसान समझते हो? क्या तुम वाकई अपने मित्र का बलिदान कर पाओगे? सोचो अशोक, कहीं तुम भी इस परीक्षा में फंस ना जाओ, तब तुम्हारे लिए निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं साधु बाबा, मुझसे कोई कठिनाई नहीं होगी, मैं निर्णय लेने में बिल्कुल देरी नहीं करता। बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। एक बार सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम इस स्थिति में आओ तो तुम्हारा निर्णय बहुत कठिन हो। अशोक हंसते हुए घर लौट आया। और सारी घटना अपनी माँ को बताई। अशोक, कितनी बार कहा है तुझसे कि साधु संतों से मत जूझा कर। अरे कभी किसी साधु ने क्रोध में आकर तुझे श्राप दे दिया तो कभी सोचा है क्या होगा? कभी तो माँ की बात मान लिया करो भैया। सोचो, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा?
अरे तू चिंता मत कर राधा, तू मेरे और माँ के बारे में मत सोच। अरे तुझे सोचना ही है तो अपने विवाह के बारे में सोच, क्योंकि कुछ दिनों बाद तेरी डोली उठने वाली है। हाँ। ये सुनकर माँ चौंक गई। क्या कहना चाहते हो तुम? अरे बात यह है माँ कि कुछ देर पहले राधा के होने वाले पति रतन के पिता मुझे मिले थे। उनका कहना है कि वो लोग शादी बहुत जल्दी करेंगे। यह सुनकर राधा शर्मा गई और वहां से चुपचाप चली गई। अगली सुबह अशोक खेत की ओर निकल ही रहा था कि गांव का बलिया नामक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। अरे अशोक, क्या तूने मेरी बिटिया को कहीं देखा है? कल शाम को खेलने के लिए निकली थी, अब तक घर नहीं लौटी है। यह सुनकर अशोक बुरी तरह चौंक गया। ये क्या कह रहे हो तुम बलिया काका? तुम्हारी पुत्री रात से गायब है और तुमने उसे ढूंढा नहीं? मैंने उसे हर जगह ढूंढा, यहाँ तक कि साधु महाराज के पास भी गया, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा कि मेरी पुत्री मुझे वापस मिल जाएगी, चिंता की आवश्यकता नहीं है। अरे हद करते हो तुम। एक साधु बाबा को कैसे पता होगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? गजब है भाई। चलो ये सब छोड़ो, मैं ही उसे ढूंढता हूँ। चलो चलो अब शांत हो जा, रो मत। इतना कहकर अशोक जंगल की ओर निकल पड़ा। और बिंदिया को आवाजें लगाने लगा। बिंदिया, अरे ओ बिंदिया कहाँ हो तुम? बिंदिया, अरे ओ बिंदिया। वो आवाज लगाने में इतना मग्न था कि सामने पड़ा पत्थर देख ना पाया और ठोकर खाकर मुंह के बल गिर गया। उसके पैर में मोच आ गई और खून बहने लगा। अरे बाप रे बाप, सत्यानाश हो गया मेरा। अरे रे रे, हे भगवान, पैर में तो भयंकर मोच आ गई। अरे ये क्या खून भी बह रहा है? क्या करूं? अब तो मैं जंगल के भीतर आ चुका हूँ। तभी उसकी नजर एक डाल पर बैठे तोते पर पड़ी। तोता झाड़ियों से एक पत्ता अपनी चोंच में दबाए उसके पास आया और पत्ता उसके सामने फेंक दिया। ये लो, ये एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी है। इसे अपने पैरों पर लगाओ, रक्त भी रुक जाएगा और मोच भी ठीक हो जाएगी। इंसानी आवाज सुनकर अशोक चौंक गया। अरे तुम तो तोते हो, मतलब फिर तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर रहे हो? मैं एक विशेष प्रजाति का तोता हूँ। हम जंगल की गहराई में रहते हैं, हमारे बारे में कोई नहीं जानता। सुनो, अब ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से पत्ते लगाओ, नहीं तो ये जख्म नासूर बन जाएगा। अशोक ने पत्ते को तुरंत अपने घाव पर लगाया। पल भर में दर्द और रक्त दोनों बंद हो गए। धन्यवाद तोते, वरना मैं तो सोच रहा था कि शायद मैं जंगल में फंसकर मर ही जाऊंगा, क्योंकि बिना पैर के कहाँ जाता मैं। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? इस स्थान पर तो कोई मनुष्य नहीं आता। अरे तोते, बात ये है कि हमारे गांव के बलिया की 11 साल की बेटिया बिंदिया कल रात गायब हो गई, तो उसी को ढूंढने मैं आया हूँ। ओह, चलो तुम मेरे साथ आओ। तोते के पीछे पीछे अशोक चला। कुछ ही देर में वो झाड़ियों के बीच एक जगह पहुंचे जहां बिंदिया बैठी रो रही थी। यही है बिंदिया। हाँ, यही है बिंदिया। अरे बिंदिया, तुम्हारे माता पिता कल रात से परेशान हैं। तुम कहाँ थी? मैं खेलते खेलते जंगल में बहुत अंदर आ गई थी, रास्ता भटक गई और यहाँ बैठकर रो रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं तो सोच रही थी कि मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। अशोक ने तोते की ओर देखा और मुस्कुराया। तोते, मेरे दोस्त, तुम्हारी वजह से ये काम सफल हो पाया। तुम मेरे लिए बड़े ही किस्मत वाले हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा है तो मुझे अपने घर ले चलो ना और मेरी सेवा करो। सिर्फ धन्यवाद देने से क्या होगा? चलो, ले चलो मुझे। अशोक मुस्कुराया और तोते को कंधे पर बैठाकर घर की ओर चल पड़ा।
बिंदिया को देखकर बलिया भावुक हो उठा। अशोक, मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे एहसान मेरा नहीं, मेरे इस मित्र का मानो। इसी तोते ने मुझे बताया कि तुम्हारी बिटिया कहाँ है। धन्यवाद मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ, इसमें धन्यवाद कैसा? सहायता करना तो मेरा कर्तव्य है। ओ बाप रे बाप, तुम्हारी इंसानी जुबान सुनकर तो मैं दंग रह गया। अरे अशोक, यह जादुई तोता लगता है मुझे तो। वैसे बड़े किस्मत वाले हो तुम जो तुम्हें यह मिला। हाँ, अब से ये मेरा मित्र है, मतलब मेरा गहरा मित्र है, समझ लो। अशोक तोते को लेकर घर लौट आया और अपनी माँ और बहन राधा को सारी घटना विस्तार से बताई। क्या आप सच कह रहे हो भैया? हाँ राधा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं होता तो इस तोते से बात करके देख लो। तुम्हारा नाम क्या है? वही जो सारा संसार जानता है। मैं हूँ एक तोता। बस मुझ में यह विशेषता है कि मैं इंसानों की भाषा में बात कर सकता हूँ। यह सुनकर राधा की आंखों में चमक आ गई और अशोक की माँ डर गई। अशोक, यह तू जंगल से कैसा पक्षी उठाकर ले आया है जो इंसानों की तरह बात कर रहा है? ओहो, डरिए मत माँ जी, मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूँगा। आप अशोक से पूछ सकती हैं। मैंने तो बल्कि इसकी सहायता की है और कुछ देर पहले अशोक ने मुझे अपना मित्र बताया है। अब मैं और अशोक दोनों हैं बहुत अच्छे मित्र। हाँ, सही कहा मेरे मित्र। आज से मैं तुम्हें मिट्ठू कहूँगा और हम हैं मित्र, मतलब गहरे मित्र। क्यों मेरे मिट्ठू? अच्छा माँ, चिंता मत करो, ये मिट्ठू हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अरे यह तो मेरा मित्र है, ये हमें नुकसान कैसे पहुँचा सकता है? और नुकसान पहुँचाना ही होता तो जंगल में हमारी सहायता क्यों करता है, बताओ। यह सुनकर अशोक की माँ मुस्कुराने लगी। समय बीतता गया। अब से मोहन जब भी खेत जाता अपने मित्र मिट्ठू को साथ ले जाता। वो खेत में काम करते हुए उससे बातें करता। अरे मेरे मिट्ठू, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो तब से सब कुछ बदल गया है। वो कैसे? पहले मैं खेत में अकेले काम किया करता था, कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता था। ओहो, फिर तो तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए था। अरे मिट्ठू, तुम भी ना कमाल करते हो। विवाह के बाद मेरी पत्नी घर पर रहती, मेरे साथ खेत में काम करने थोड़ी ना आती। लेकिन देखो, मुझे तुम्हारे जैसा मित्र मिल गया। अब मैं तुमसे बातें करता रहता हूँ और काम भी आसानी से हो जाता है। मुझे अब मेहनत का एहसास नहीं होता, बातों बातों में काम हो जाता है, यूं समझ लो। मेरी इतनी आदत भी मत डालो। सोचो, अगर कभी हम एक दूसरे से बिछड़ गए तो क्या करोगे? बोलो। ऐसा भूल कर भी मत कहना मेरे मित्र। अरे मैं तुमसे अलग रहने की सोच भी नहीं सकता। हम दोनों गहरे मित्र हैं, एकदम सच्चे मित्र। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। हाँ। ओ हो, तुम तो गंभीर हो गए। छोटी सी बात को इतने दिल पर मत लिया करो। हाँ, अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। कुछ दिनों बाद राधा का विवाह है, इसीलिए मैं फसल काट रहा हूँ। अरे वाह, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। विवाह में तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। अशोक मुस्कुराया और पूरी फसल काटकर रांची की ओर चला गया। मिट्ठू भी उसके साथ था। शाम को वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर पहुंचा। माँ ये लो ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं, ये रखो। अरे बेटा, ये तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। तुझे ये कहाँ से मिली? आप भी कमाल करती हो माँ। आपका पुत्र इतना मेहनत करता है, ये उसी मेहनत की सफलता का परिणाम है। अशोक की फसल बहुत अच्छे दामों पर बिकी है। अब माँ, कुछ ही दिनों में राधा का विवाह है। अब हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। देखना माँ, मैं राधा के विवाह में पूरे गांव को दावत दूंगा।
सब याद रखेंगे कैसा विवाह हुआ है। अशोक की बात सुनकर माँ और राधा दोनों प्रसन्न हो गए। रात को सबने साथ खाना खाया और फिर सो गए। अगली सुबह जब सोकर उठे, अशोक की माँ घबराई हुई थी और रोती हुई अशोक से बोली, गजब हो गया अशोक, गजब हो गया। क्या हुआ माँ, क्या बात है? कल रात तूने जो स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थी वो गायब है। घर का सामान भी बिखरा पड़ा है। लगता है कोई चोर हमारे घर में घुसा था। ये सुनकर अशोक की आंखों में डर उतर आया और आंसू बहने लगे। ये क्या हो गया भैया? अब मेरा विवाह कैसे होगा? अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं इतनी जल्दी क्या करूं, कैसे करूं। कुछ दिनों बाद तेरा विवाह है। मैं लड़के वालों को जुबान दे चुका हूं। अब अगर मैंने समय मांगा तो वह इनकार कर देंगे। पहले ही वह जल्दी शादी करना चाहते हैं। ऐसे में तो मेरी बहुत बदनामी होगी। और अगर विवाह तक धन का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगा। ये सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? चिंता क्यों करते हो अशोक? तुम मुसीबत में हो और मुसीबत में मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। तुम गांव वालों से मदद क्यों नहीं मांगते? उन्हें बताओ कि तुम्हारे घर पर चोरी हुई है। अशोक को मिट्ठू की बात से थोड़ी उम्मीद मिली। वो तुरंत मिट्ठू को साथ लेकर मुखिया के घर चला गया और सारी बात बताई। तो मुखिया जी, मेरी कुछ तो सहायता कीजिए। मेरे घर पर चोरी हो गई है और मेरी बहन के विवाह का सारा धन लुट गया है। अब देखो भाई अशोक, तुम जो धन मांग रहे हो वह थोड़ा बहुत नहीं है। अरे भाई, ये तो पूरे विवाह का खर्चा है। इतना धन मेरे पास नहीं है। और अगर थोड़े बहुत की बात होती तो मैं तो जरूर कर देता, मना थोड़ी ना करता। क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? आप तो इस गांव के मुखिया हैं। आपकी भी तो बेटी है और वह राधा से 5 वर्ष छोटी है। आपने उसके लिए जरूर कुछ आभूषण बनवा रखे होंगे। उन्हीं को बेचकर अशोक की मदद कर दीजिए। जब तक आपकी बिटिया का विवाह होगा तब तक अशोक आपको एक एक पाई चुका देगा। ये मेरा मित्र है और बहुत ईमानदार है। हाँ। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? ए बोलने वाले तोते, मैं वह आभूषण अपनी बेटी के विवाह के लिए रखा हूँ। उन्हें बेचकर अशोक को नहीं दे सकता। कुछ भी बात करता है। मुखिया का उत्तर सुनकर अशोक निराश हो गया और मिट्ठू के साथ वहां से निकल पड़ा। निराश मत हो अशोक। चलो जमींदार के पास चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। दोनों जमींदार की हवेली पहुंचे और सारी बात बताई। अरे भाई, सीधी बात है कि मैं तुम्हें धन देने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपना खेत मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। और जब तक मुझे सूद सहित पूरा धन नहीं लौटाओगे तब तक उस खेत में खेती नहीं कर सकोगे। सोच लो। क्या बात करते हैं जमींदार साहब? अगर मैं खेती नहीं करूंगा तो कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कैसी बात कर रहे हो जमींदार? अगर अशोक खेती नहीं करेगा तो आपका धन कैसे लौटाएगा? ऐसे तो ब्याज बढ़ता ही जाएगा और एक दिन आप उसके खेत पर कब्जा कर लेंगे। फिर शायद उसका मकान भी आप ले लोगे। हे, तू भले ही इंसानों जैसी बातें करता है, लेकिन है ससुरा एक तोता ही। मैं पहले ही सुन चुका था कि अशोक के पास एक बोलने वाला तोता है, लेकिन तू इतना जुबान दराज भी होगा यह नहीं सोचा था मैंने। देखो भाई अशोक, मैंने अपनी शर्त बता दी है। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अगर बेइज्जती से बचना है तो खेत के कागज लेकर आ जाओ, धन ले जाओ। जब चुका देना तब खेत वापस ले लेना। सीधी बात है, और क्या। अशोक और मिट्ठू वहां से बाहर निकल आए और अशोक ने सारी बात अपनी माँ और राधा को बताई। इस गांव में कोई एक भी इंसान नहीं है जो हमारी सहायता करे।
माँ मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। चिंता मत करो अशोक, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे मित्र मिट्ठू तुम भला क्या कर सकते हो? अशोक मत भूलो, जब हमारी और तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी तब मैंने ही तुम्हारी सहायता की थी। अब भी करूंगा। मैं जंगल के रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सुनो, मैं एक ऐसे तालाब का पता जानता हूँ जो कि चमत्कारिक और जादुई तालाब है। उस तालाब में एक कीमती खजाना है, लेकिन वो तालाब एक जादुई है, इसीलिए वो अपनी मर्जी से उस खजाने को किसी मनुष्य को देता है। ये सुनकर अशोक चौंक गया। तो क्या वो तुम्हारी बात मानेगा? अब माने ना माने, पर एक बार बात करने में क्या जाता है। चलो मेरे साथ। भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी चलूंगी अशोक। कुछ ही देर में वो तीनों मिट्ठू के साथ जंगल की गहराई में एक सोने के स्वर्ण से चमकने वाले तालाब के पास खड़े हो गए। यह मेरा मित्र अशोक है। इसे धन की आवश्यकता है। इसे अपने बहन का विवाह करना है। अगर इसे धन नहीं मिला तो इसकी बहन का विवाह टूट जाएगा और इसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं अपना खजाना हर किसी को नहीं देता। अगर तुम्हें अपने मित्र के लिए खजाना चाहिए तो तुम्हारे मित्र को एक बलिदान देना होगा। बलिदान? कैसा बलिदान? अगर तुम्हें मेरा खजाना चाहिए तो तुम्हें अपने मिट्ठू की बलि देनी होगी। बस तुम्हें अपने मुंह से कहना है कि मैं अपने मित्र मिट्ठू की बलि देता हूँ। तुम्हारे इतना कहते ही यह तोता खत्म हो जाएगा और तुम्हारे सामने स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लग जाएगा। मैं तुम्हें इतनी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा कि तुम अपनी ही बहन का नहीं बल्कि राज्य की सभी बहनों का विवाह कर सकते हो। फिर भी तुम्हारे पास स्वर्ण मुद्राएं खत्म नहीं होंगी। बोलो। यह सुनकर अशोक चौंक गया और गहरी सोच में डूब गया। अशोक क्या सोच रहे हो? बलिदान दे दो। अरे मेरा क्या है, मैं तो तोता हूँ, कोई मनुष्य थोड़ी ना हूँ। अशोक की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या सोच रहे हो मूर्ख मनुष्य? एक तोते के लिए इतना सोच रहे हो? अशोक अपनी बहन और अपनी माँ की ओर देखने लगा। वो दोनों मिट्ठू की ओर देख रही थी। तो क्या मिट्ठू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? हाँ माँ, तालाब तो ऐसा ही बोल रहा है। अशोक सोचो मत। अगर यह बलिदान मुझे मिलता तो मैं स्वयं अपनी खुशी से अपना बलिदान दे देता, लेकिन तालाब ने तुमसे इच्छा जाहिर की है। सोचो मत, जल्दी करो। अशोक बहुत गहरी सोच में डूब गया। मुझे क्षमा करना, मुझे अपना अपमान मंजूर है, लेकिन मैं अपने मित्र का बलिदान नहीं कर सकता। अशोक इतना कहता ही है कि तभी रंग बिरंगी किरणों से वो तोता एक साधु में परिवर्तित हो गया। वो साधु जिसका अशोक ने मजाक उड़ाया था। साधु महाराज आप? हाँ, मैं ही बताऊं क्या कहा था मैंने। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमारे लिए बलिदान ही कठिन हो जाता है। तुमने कहा था कि तुम अपने मित्र का बलिदान कर दोगे, लेकिन तुमने धन नहीं मांगा, अपनी मित्रता मांगी। ये सब तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने खेल रचा था। तुम्हारे घर में कोई भी चोरी नहीं हुई थी, बल्कि मैंने अपने जादू की शक्ति से वो स्वर्ण मुद्राओं की पोटली गायब कर दी थी। यह सुनकर अशोक साधु के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दें साधु महाराज, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। हाँ, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है अशोक। जाओ जाओ और अपनी माँ और बहन को घर ले जाओ। तुम्हें तुम्हारी स्वर्ण मुद्राओं की पोटली मिल जाएगी। पर याद रखना, कभी किसी साधु का मजाक मत उड़ाना, खास तौर पर उसकी दी हुई शिक्षा का। जाओ बच्चे जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अशोक इस समय अपनी माँ और बहन को लेकर अपने घर चला आया। उसे धन मिल गया और उस दिन के बाद अशोक ने साधुओं का मजाक उड़ाना बंद कर दिया।